जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग दसम का विषय नागरिक शास्त्र का है या राजनीतिक शास्त्र का है। ठीक है ना। पाठ 2 का यानी पाठ 2 का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। और इसी चैप्टर से है ना, इसके जो शुरू वाला चैप्टर है यह पहले इसका वीडियो मैंने बना चुका है और डाल भी दिया है। उसके बाद में उसी चैप्टर में हमको यानी चैप्टर 2 में ही पढ़ना है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उसी चैप्टर में। तो आज हम इसको जानते हैं, इसके बाद में आगे आगे जानेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले दिया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझने से पहले हम विकेंद्रीकरण को समझेंगे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है ना। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को कई स्तर में बांट देना, किसी भी चीज को कई स्तर में बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? किसी भी चीज को ले लिए पीट देंगे है ना, कई स्तर में बांट देंगे तो वो क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण। लेकिन हमको पढ़ना है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है उसे कई स्तरों में बांट देना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत है? पूछेगा कोई कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, तो लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है उसे कई स्तरों में बांट देना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, है ना। अब यहाँ पे हैं, अब यहाँ हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हमारा कौन सा रोड सही है, कौन सा रोड गलत है, क्या इसकी जानकारी माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। हमारे गांव में कौन रोड टूटा हुआ है, कितना नाला टूटा हुआ है, प्रधानमंत्री कितना शौचालय का पैसा दिए, किसको मिला किसको नहीं मिला, यह प्रधानमंत्री को पता है? नहीं पता है। तो उनको बात को बताने के लिए, उन तक की बात को पहुंचाने के लिए कि हमारे गांव में नाला है कि नहीं है ना, नल जल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए है ना, हम लोकतंत्र में एक स्तर बना दिए है ना, यानी खंड बना दिए कि एक गांव का स्तर का होगा, एक शहर के स्तर का होगा। मतलब उसके बाद में करते करते है ना वह प्रधानमंत्री तक प्रधानमंत्री तक बात पहुंचेगा। तो यह हम एग्जाम्पल क्यों लिए हैं, यानी हमारे गांव में अगर कुछ हो रहा है तो हमारी जानकारी सबसे पहले हम मुखिया को देंगे, हमारे माननीय श्रीमान मुखिया जी को पहुंचाएंगे बात को, और मुखिया जी अपने द्वारा यह बात को कहाँ पहुंचाएंगे? ब्लॉक में पहुंचाएंगे। और ब्लॉक के द्वारा इस तरह करते करते यह बात माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पहुंचेगा और मुख्यमंत्री इस बात को, इस कमी को हम तक लाएंगे और उस कमी को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। इसीलिए है ना इस चैप्टर में है ना इसी बात को पढ़ना है इस चैप्टर में कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों करना जरूरी है। ठीक है ना। विकेंद्रीकरण से हमको फायदा ही है, हानि कुछ नहीं है। अब आगे जानते हैं। ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समझ गए। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पंचायती राज। कथी है? एग्जाम्पल। जैसे पंचायती राज हम क्यों कहे हैं? तो इसका एग्जाम्पल यानी सत्ता विकेंद्रीकरण का उदाहरण पंचायती राज कैसे है, तो अब जान लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम गांव में हैं, अगर हमारे गांव में किसी कारण से कोई आपदा हो गया तो माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचेगा? तो यह पंचायती राज के द्वारा ही पहुंचेगा। यानी हम मुखिया जी को बताएंगे, मुखिया जी अपने बड़े स्तर को बताएंगे, वो अपने बड़े स्तर को बताएंगे, करते करते यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा और मुख्यमंत्री से है ना जो लाभ का राशि होगा वह लाभ की राशि उस व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति को क्षति पहुंचा रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं है ना। अब आगे जानते हैं कि पंचायती राज के बारे में। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग को जब पढ़ना है पंचायती राज, तो पंचायती राज की शुरुआत किसने किया? आखिर कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना इसके बारे में बताने वाला कि भाई ऐसे करो ऐसे करो है ना।
तो इसके बारे में सरकार को सुझाव देने वाला एक व्यक्ति था। तो ये बात हम किस बात पर, इस चर्चा किस बात पर कर रहे हैं? तो हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे गांव में अगर कुछ हो जाता है तो ऊपर बैठे अधिकारी को कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसी को, है ना, जानने के लिए हम एक यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिखे हैं, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता यानी पंचायती राज के बारे में सुझाव देने के लिए, है ना, बलवंत राय मेहता सरकार को सुझाव दिया। कौन चीज़ के लिए? कौन चीज़ के लिए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए सरकार को सुझाव दिया कि आप ऐसे काम करेंगे, है ना, तो सबसे जनता को मतलब फ़ायदा होगा और जनता आपके लिए भी काम करने के लिए तत्पर रहेगी और जनता का आप भी काम करने के क्या रहेंगे? तत्पर रहेंगे। कौन कहा? कौन कहा? बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता है जो पंचायती राज समिति का एक कमेटी गठन किया, है ना, यानी सरकार को सुझाव दिया। सरकार क्या दिया? सुझाव दिया। तो सबसे पहले का सुझाव क्या दिया? तो पहले का सुझाव यही दिया कि पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत, प्रणाली की शुरुआत, है ना, प्रणाली शुरुआत हो गया ना, शुरुआत बलवंत राय मेहता ने पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत किए, है ना, क्या किए? किए। और वे कौन? बलवंत राय मेहता, है ना, इस प्रणाली के बारे में सुझाव दिए। इस प्रणाली के बारे में सुझाव दिए। किसको सुझाव दिए जी? किसको? सरकार को। सुझाव दिए सरकार को। किसके बारे में? तो पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली मतलब इसमें जितने भी छोटे व्यक्ति हैं, इस छोटे व्यक्ति के दुख को सरकार कैसे जानेगी, इसके लिए बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली के द्वारा सरकार को बताया कि इसके जरिए आप छोटे से छोटे व्यक्ति के दुख को समझ सकते हैं, दुख को जान सकते हैं। यह सरकार को सुझाव दिए। कौन दिए? कौन? बलवंत राय मेहता ने, है ना। अब सुझाव देने के बाद में तो बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले सरकार को क्या सुझाव दिया कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की है, मतलब वही की है, और वे इस प्रणाली के बारे में सुझाव दिए सरकार को, ठीक है ना। दूसरा सुझाव क्या दिए? तो सरकार के कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे सरकार खुद को मुक्त कर लेना चाहिए। मतलब सरकार के पास कुछ ऐसे काम है ना, जो इस काम को मुक्त कर देना चाहिए जनता के लिए। तुम भाई आप लोग अपना कीजिए, है ना, मतलब आप लोग अपना करके अपना इसका फ़ायदा उठाइए। इन कामों से क्या कर लेना चाहिए? मुक्त कर लेना चाहिए। इसके बारे में बलवंत राय मेहता ने इसका भी सुझाव दिया। और तीसरा सुझाव क्या दिया कि लोकतंत्र के मजबूती के लिए प्रखंड और जिले से अटूट संबंध रहेगा। कि मतलब लोकतंत्र को बरकरार बना कर रखना है, मजबूत बना कर रखना है, तो जिला स्तर पर भी, है ना, क्या कार्य करना पड़ेगा और क्या प्रखंड स्तर पर भी लोगों को मजबूत करना होगा। यानी सबको योजना के बारे में लाभ दिया जाएगा तो मेरा लोकतंत्र क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। इस तरह से कौन बताया? बलवंत राय मेहता ने क्या दिया? अपना सुझाव दिए। किसको सुझाव दिए? सरकार को। और इतना ही नहीं, और सुझाव दिए कि पंचायत स्तर पर निर्वाचित एक शासन संस्था की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर एक शासन संस्था की स्थापना किया जाए और उसका नाम रखा जाए पंचायत समिति। मतलब एक स्थापना किया जाए और उसका नाम रख दिया जाए पंचायत समिति, ताकि जनता का कोई भी सुख दुख हो या किसी भी प्रकार का मतलब कष्ट हो तो ये इस पंचायत समिति स्थापना जगह पे पहुंच करके अपना दुख का मतलब समाधान कर सके, ठीक है ना। और इसके बारे में एक और है जो जगह नहीं है, साफ करने बाद फिर एक और इनका सुझाव हम लिख। अब बलवंत राय मेहता जी, है ना, उतना सुझाव दिए, जगह नहीं था, इसीलिए मैंने मिटा करके फिर इसको ऊपर लिखा है ना। अब इतना सुझाव देने के बाद में उन्होंने एक दो और सुझाव दिए हैं सरकार को। तो अगला सुझाव है पंचायत समिति का संगठन, यानी पंचायत समिति का गठन जो हो, संगठन हो, एकदम ग्राम पंचायत के लेवल पर हो, ग्राम पंचायत के लेवल पर हो। और यह, है ना, पंचायत के ऐसा लेवल पर हो जो निर्वाचित होकर के, है ना, वह अपना मतलब
योजना यानी जो हमारे गांव के नीचे स्तर तक जो व्यक्ति है उस स्तर तक यह लाभ को पहुंचा सके। यानी बलवंत राय जी मेहता का यह कहना नहीं था कि हम ही को सिर्फ सरकार बना दिया जाए, उनका यह कोई भी मानसिकता नहीं था। वो ये बताएं कि इसका भी संगठन हो तो ग्राम पंचायत पर हो और निर्वाचित होकर को हो, चुनाव के द्वारा भी हो, और जिला स्तर भी बताएं कि जिला स्तर पर जो होगा वह जिला परिषद होगा, उसका भी चुनाव इसी प्रकार से हो। चलिए उसके बाद में अब इतना उतार लेंगे। दो और इनका सुझाव था, तो यह सारा सुझाव जो सरकार को बलवंत राय मेहता जी ने दिया, इस सारे सुझाव को उन्होंने मान लिया, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, और इनके द्वारा सुझाव दिया गया, यह संविधान द्वारा पारित है ना कर दिया गया। और यह हमारे आज जो पंचायत लेवल पर जो मुखिया स्तर, वार्ड, इन सारे लोगों का जो चुनाव होता है, इन्हीं का देन है। बलवंत राय मेहता का सुझाव था जो आज हमारे पंचायत लेवल के हर छोट से बात है ना सरकार तक पहुंचने में कामयाब होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा कि बलवंत राय मेहता का मतलब पंचायती राज व्यवस्था में कैसा सुझाव दिया था, तो सारे बातों को लेकर आपका जवाब बन जाएगा, कोई दिक्कत है ना। अभी हमने पढ़ लिया पंचायत समिति, जिला स्तर, ग्राम पंचायत पढ़ लेना। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ना है नीचा है ना कि शहरी क्षेत्र में क्या पढ़ना है, शहरी यानी ग्राम पंचायत गांव में होगा, वह तीन स्तर पर होगा। पहले का ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। तो ये गांव के लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, गांव के लिए। तो इसको भी हम विस्तृत में लिख करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा है हाँ, तो अभी यहाँ पढ़ते हैं हम लोग 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, है ना। अब इसमें जो पंचायत समिति, जिला स्तर और ग्राम पंचायत जो पढ़ना है, इसको यानी 74वें संविधान संशोधन पढ़ने के है ना थोड़ा सा है जान लेने के बाद में है ना हम लोग पूरा डिटेल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद को पढ़ेंगे। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। तो 74वें संविधान संशोधन में है ना शहर को 3 भागों में बांट दिया गया, शहर को 3 भागों में बांट दिया गया। क्या हुआ 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो शहर को 3 भागों में बांट दिया गया। अब कब बांटा गया, यह 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो यह 1992 में हुआ। कब हुआ, 1992 में हुआ। शहर को 3 भागों में बांटा गया, शहर को 3 भागों में बांटा गया, है ना। पहिलका का नाम क्या था, तो नगर पंचायत। क्या था, नगर पंचायत। दूसरा का नाम क्या था, नगर परिषद। दूसरा का नाम क्या था, नगर परिषद। और तीसरा का नाम क्या था, तो नगर निगम। यानी आपसे कभी पूछ देगा कि शहरों के 3 भागों में बांटने का काम किस संविधान में किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो 74वें में। कौन में, और यह कब किया गया, 1992 में। शहर कितने भाग में बांटा गया, 3, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, है ना। और अब आज हम लोग इसको यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा है ना, तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, उसके बाद में पढ़ेंगे पंचायत समिति, तब पढ़ेंगे जिला परिषद। जब इतना हो जाएगा उसके बाद में नगर पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, नगर परिषद के बारे में पढ़ेंगे और नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉच। ओके।